हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉका इन्वेस्टमेंट। मैं हूं सुमित सब्रवाल। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूं, ये टॉपिक मुझे आप लोगों से ही मिला है। मैं जब भी अपने क्लाइंट से, कस्टमर से या अपने प्रॉस्पेक्ट से बात करता हूं, तो एक चीज़ मुझे हमेशा सुनने को मिलती है और काफ़ी क्वेरीज भी आती हैं कि भाई ये जो हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम्स लेने का प्रोसेस है, ये बड़ा ही टीडियस है। या कभी हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो इतने धक्के खाने पड़ते हैं, यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से उधर जाओ, यहाँ पे पहले बिल आएगा, बिल वाले बोलते हैं कि नहीं जी बिल नहीं आया है। तो ये एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बहुत क्वेरी आती है कि भाई इंश्योरेंस कंपनीज जो है ना वो क्लेम देना नहीं चाहती, या फिर जो है वो बहुत डिले करती हैं। तो डिस्चार्ज होने के बाद जो है काफ़ी टाइम लगता है सारा कुछ क्लियर करने में। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस प्रोसेस को, जो एक क्लेम्स का जो प्रोसेस है, इसका डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एंड आई एम श्योर ये देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कभी भी खुदा न खास्ता कभी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े तो क्लेम लेने का प्रोसेस आपको कैसे करना है। और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस पता होना चाहिए कि प्रोसेस कैसे चलता है, कौन से कंसर्न लोग हैं, कौन से डिपार्टमेंट हैं और कहाँ कहाँ मूव होता है। सो अगर आपको ये पता है तो आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जैक्टली वहीं जाएंगे जहाँ से आपका काम हो पाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि क्लेम्स के प्रोसेस को हम कैसे फॉलो करें। अब हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो हमारा क्लेम है वो दो तरह का होता है। एक होता है कैशलेस क्लेम और एक होता है रीइंबर्समेंट। अब कैशलेस क्या होता है? बड़ा सिंपल सा नाम है कैशलेस। भी आप हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और जो भी बिल है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, आपको अपनी जेब से कुछ पे नहीं करना। तो ये होता है कैशलेस। और दूसरा होता है रीइंबर्समेंट कि भाई पहले आप बिल पे करेंगे, डिस्चार्ज होंगे पैसे देके, और उसके बाद आप कंपनी में जो है सारे बिल्स डालेंगे और वो कंपनी आपको जो है उन बिल्स का जो है भुगतान करेगी, यानी कि रीइंबर्स करेगी। तो कहाँ पे कैशलेस होगा और कहाँ पे रीइंबर्समेंट होगा, ये कैसे पता लगेगा? बहुत ही सिंपल है कि भाई जिस हॉस्पिटल में आपने इलाज कराना है, अगर वो हॉस्पिटल उनके कंपनी के, इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क लिस्ट में आता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो नेटवर्क लिस्ट में है हॉस्पिटल, तो वहाँ पे आपका कैशलेस क्लेम होगा। बट अगर वो हॉस्पिटल नेटवर्क लिस्ट में नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि क्योंकि वो नेटवर्क लिस्ट में नहीं है तो इसलिए वहाँ पे आपका कैशलेस नहीं हो पाएगा, पर आपको जो है वो रीइंबर्समेंट मिलेगा। तो जब भी आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, वो लेने से पहले या वो लेने के बाद पहली चीज़ आप क्या करिए, आप जो है उनकी साइट पे जाके ये चेक कर सकते हैं कि जहाँ पे आप रहते हैं, आपके घर के 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं या जहाँ पे आप इमरजेंसी में जा सकते हैं या नॉर्मली जाते हैं, तो क्या वो उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क लिस्ट में आते हैं कि नहीं आते। तो अगर आपने एक बार वो चेक कर लिया और आपने देखा कि हाँ यार, ये जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ जहाँ मैं जा सकता हूँ, ये सारे मेरे जो हैं हेल्थ इंश्योरेंस के नेटवर्क पे हैं, तो इसका मतलब आप निश्चिंत हो कि अगर इमरजेंसी में कभी किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ा तो आपको पता है कि यार यहाँ पे कैशलेस क्लेम जो है मेरा हो जाएगा, मुझे जेब से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो पहली चीज़ ये कि आप अपने नेटवर्क लिस्ट को चेक करिए, देखिए कि जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उनके नेटवर्क लिस्ट में कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं और आपके विसिनिटी में जो हॉस्पिटल्स हैं वो उसमें कवर होते हैं या नहीं होते हैं। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्लेम जब हम लेते हैं, तो क्लेम लेने के लिए दो तरह की हॉस्पिटलाइजेशन होती है जहाँ पे क्लेम लिया जाता है। पहली हॉस्पिटलाइजेशन होती है जो प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन होती है और दूसरी होती है जो इमरजेंसी होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेट्स से इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन से। अब इमरजेंसी में क्या होता है कि भाई रात को मैं सो रहा था और 12-1 बजे मेरे को अचानक चेस्ट में पेन हुआ और काफ़ी पेन था जो भी अनटॉलरेबल था। तो ऐसे केस में जो है मेरे को जो है इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब ऐसे केस में आप हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? आप इमरजेंसी में जाएंगे। तो आप जैसे ही इमरजेंसी में जाते हैं तो वहाँ पे जो है आप एडमिट होते हैं। एडमिट का मतलब ये नहीं कि आपका हॉस्पिटल में एडमिशन हो जाता है, मतलब वो आपको इमरजेंसी रूम में एडमिट करते हैं, वहाँ पे बेड पे बिठाते हैं, आपके वाइटल्स चेक करते हैं सब ठीक है कि नहीं है, ब्लड प्रेशर ठीक है, आपकी पल्स रेट ठीक चल रही है, और उसके बाद फिर वो आपसे डॉक्टर पूछता है कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद जो उनको इमीडिएट जो लगता है रिलीफ देने के लिए भी क्या मेडिसिन देनी है, क्या इंजेक्शन लगाना है, तो वो लगाते हैं। प्लस साथ के साथ जो है वो टेस्ट भी करते हैं ये देखने के लिए कि ये प्रॉब्लम क्यों है। अब इसमें क्या होता है कि आपको कोई अभी बिल पे नहीं करना होता। आप जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, लेटते हैं, डॉक्टर आपको जो है चेक करते हैं, उसके बाद बताते हैं ये टेस्ट होगा, वो टेस्ट ब्लड टेस्ट के लिए जाएगा, तो आपका सैंपल लिया जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई इंजेक्शन लगाना है, पेन किलर देना है, तो आपको पेन किलर का इंजेक्शन लगेगा।
ये होने के बाद फिर वो देखते हैं कि आपकी सेहत में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप मतलब आपकी कंडीशन स्टेबल हो रही है कि नहीं हो रही। अगर और आधे एक घंटे के अंदर आपको लगता है कि हाँ भाई अब सब ठीक है और वाइटल्स आपके ओके हैं, बीपी ठीक है, ब्लड और आपका जो शुगर है वो भी ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है, तो डॉक्टर्स अपना इवेलुएट करने के बाद आपको बताते हैं कि ठीक है जी, अब अब आप नॉर्मल हो और अब आप जो है घर जा सकते हो। तो ऐसे केस में हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बना के बिल दे देंगे, आप बाहर जाएंगे काउंटर पे, वहाँ पे आप पे करेंगे और आप डिस्चार्ज होकर घर चले जाएंगे। बट अगर इमरजेंसी के अंदर डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं जिनको तो एडमिट करना पड़ेगा, सो एडमिट करने पे डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप जाइए बिलिंग काउंटर पे और वहाँ पे जो है आप एडमिशन करा लीजिए। दैट इज़ व्हेन योर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट्स। तो एडमिशन प्रोसेस में क्या होता है कि आप बिलिंग काउंटर पे जाते हैं और बोलते हैं जी इनका एडमिशन करना है, डॉक्टर ने बोला है। तो फिर वो आपसे बोलते हैं कि जी पेशेंट का आधार कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, इनका कोई इंश्योरेंस है या फिर ये कैश में होगा। आप कहते हैं कि नहीं इंश्योरेंस है, तो वो किस कंपनी से है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी कंपनी से चल रही है। तो आइडियली आप क्या करिए कि उसका जो इंश्योरेंस का आई कार्ड होता है उसकी फ़ोटो खींच के अपने मोबाइल में रख लीजिए। तो ऐसे में आप जो है वो फ़ोटो से इंश्योरेंस का जो आपका पॉलिसी नंबर है वो वहाँ पे आप बिलिंग काउंटर पे बता सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपसे फॉर्म फिल कराते हैं, फॉर्म फिल कराने के बाद आपको बताते हैं कि भाई, और ये पूछते भी हैं आपसे कि भाई आपको सिंगल एसी रूम चाहिए या फिर आपको ट्विन शेयरिंग चाहिए। सिंगल एसी रूम और ट्विन शेयरिंग रूम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर आप किस के लिए एलिजिबल हैं। आप सिंगल एसी रूम के लिए एलिजिबल हैं या आप ट्विन शेयरिंग के लिए एलिजिबल हैं, या फिर आप दोनों में से किसी के लिए भी एलिजिबल हैं बट सब्जेक्ट टू सब लिमिट। सब लिमिट क्या होती है कि भाई जितना आपका सम एश्योर्ड है, लेट्स से 1% उसका जो है वो मैक्सिमम रूम रेंट हो सकता है। तो अगर आपकी पॉलिसी में आपका जो कवरेज है वो है लेट्स से 3 लाख रुपए का, और 3 लाख का 1% बनता है 3,000 रुपये। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई आपका 3,000 रुपये तक का जो रूम रेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो अगर ऐसे में आपने सिंगल एसी रूम ले लिया जिसका कि रूम रेंट है 8,000 रुपये, तो कंपनी सिर्फ 3,000 ही देगी, वो बाकी के ऊपर के 5,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप पॉलिसी लेते हैं एटलीस्ट अपनी पॉलिसी में ये चेक कर लीजिए कि भाई आपकी पॉलिसी के अंदर आप सिंगल एसी रूम के लिए एलिजिबल हैं या फिर आप ट्विन शेयरिंग के लिए एलिजिबल हैं, या फिर सब लिमिट है कि भाई इतना % ऑफ कवरेज अमाउंट और सम एश्योर्ड जो है उतने ही अमाउंट तक के लिए आप जो है एलिजिबल हैं। तो ये अगर आपको पता होगा तो आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं कि भाई आपको एडमिशन कौन से रूम में कराना है। तो बिलिंग काउंटर के ऊपर जब आपका एडमिशन होगा तो आपने वहाँ पे आपके साथ जो भी अटेंडेंट होंगे वो वहाँ पे जो है बताएंगे कि भाई हाँ इनको जो है सिंगल एसी रूम चाहिए या ट्विन शेयरिंग रूम चाहिए। और उसके बाद जो है पेशेंट को शिफ्ट कर दिया जाता है रूम के अंदर। अब रूम में शिफ्ट होने के बाद जो है वहाँ से नेक्स्ट डे से जो है उनका इलाज स्टार्ट हो जाता है। तो अगर रात को शिफ्ट किया है तो रात से ही जो है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो जो बॉटल्स लग जाएंगी, जो नर्सेज हैं वो आके आपकी मेडिसिन प्लेस कर देंगी और आपका जो है वो इलाज स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे आके जो है अटेंडेंट को क्या करना है कि उनको टीपीए डेस्क पे जाना है, थर्ड पार्टी डेस्क। तो टीपीए डेस्क क्या करता है, टीपीए डेस्क जो है वो एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है। मीडिएटर यानी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के बीच में एक मीडिएटर है। तो टीपीए जो है एक कंपनी है जिसका कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप होता है, और जितना भी ये ट्रांजैक्शन का काम होता है वो इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे टीपीए करता है। तो टीपीए डेस्क जो है वो आपको हर बड़े हॉस्पिटल में मिलता है जो कि ये सारा कोऑर्डिनेट करते हैं। तो आपके अटेंडेंट को सिर्फ ये चेक करना है कि टीपीए डेस्क से जो है वो प्री ऑथराइजेशन जो फॉर्म है वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी को चला गया है और वहाँ से अप्रूवल आ गया है। तो एक बार अगर इनिशियल अप्रूवल आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को जो है वो एक्सेप्टेबल है, और वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके ऊपर अपना इनिशियल अप्रूवल दे देती है। उसके बाद जैसे जैसे बिल बढ़ता जाता है वैसे वैसे अप्रूवल का अमाउंट भी अकॉर्डिंगली जो है वो बढ़ता रहता है। तो इसके बाद जो है आपको आपके अटेंडेंट को इतना जो है फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बस प्री ऑथराइजेशन का अप्रूवल आ जाए। तो इनिशियल अप्रूवल आने के बाद जो है वो आपका जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है। अब हम लास्ट में देखते हैं कि जब इमरजेंसी जब आपके डिस्चार्ज का टाइम आता है तो उस टाइम पे क्या प्रोसेस फॉलो होता है। और डिस्चार्ज के टाइम पे जिस दिन मॉर्निंग में अगर डॉक्टर आके बोलता है कि जी आज हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली वहाँ से जो है आपका डिस्चार्ज का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब इसमें होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई हम आपका डिस्चार्ज का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिस्चार्ज हो गए। तो इसमें आगे क्या होगा कि डॉक्टर जो है वो आपकी एक डिस्चार्ज समरी रिपोर्ट बनाएगा। जो नर्सेज हैं बिलिंग स्टेशन पे, बिलिंग काउंटर जो आपके फ्लोर पे होता है,
वो क्या करेंगी, वो जितनी भी बची हुई मेडिसिन हैं वो मेडिसिन जो है वो वापस फार्मेसी में सबमिट करेंगी, और फार्मेसी जो है वो फिर आपके रूम में जितनी मेडिसिन गई हैं उसका बिल बना के देगा। नर्सिंग स्टेशन से जो नर्सिस हैं वो सारी एंट्रीज कंप्लीट करेंगी, और कंप्लीट करके ये आपकी फाइल जो कि सिस्टम के थ्रू ही जो है वो जाएगी बिलिंग सेक्शन में। बिलिंग सेक्शन फिर सारे बिल्स को कंपाइल करके, जिसमें डॉक्टर की कंसल्टेशन, आपके मेडिकल रिपोर्ट्स जो कि टेस्ट हुए हैं, प्लस आपकी फार्मेसी में जो जो लगा है, तो वो सारा कंपाइल करके एक फाइनल बिल तैयार होगा। ये बिल तैयार होने के बाद जो है वो बिल जाता है टीपीए डेस्क को। अब वो टीपीए डेस्क क्या करता है, वो उस बिल को जो है फिर भेजता है इंश्योरेंस कंपनी को फाइनल अप्रूवल के लिए। तो होता क्या है कि जब हमें डॉक्टर बोल देते हैं कि आज हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो पेशेंट सोचते हैं कि हाँ भाई अब मैं जो है आधे एक घंटे के अंदर यहाँ से चला जाऊँगा, बट तब वहाँ से वो प्रोसेस शुरू होता है। और वो प्रोसेस शुरू होता है, फिर आपके अटेंडेंट को ये फॉलो करना है कि जो आपका नर्सिंग स्टेशन है वहाँ से फार्मेसी पे जो आपकी मेडिसिन रिटर्न होनी है, जो बच गई हैं वो चली जाएँ, प्लस फार्मेसी से जो है फाइनल बिल आ जाए। नर्सिंग स्टेशन से जो है आपका रूम का जो है वो क्लोज करके उसका जो सेक्शन है और उसको आगे बिलिंग में भेज दिया जाए फाइनल बिल के लिए। फिर फाइनल जो बिलिंग सेक्शन है वो फिर फाइनल बिल तैयार करके टीपीए को भेज दे। टीपीए जब आगे बिल भेजता है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को, वहाँ से 2 से 3 घंटे का टैट होता है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का फाइनल अप्रूवल देने का। तो कभी मोस्टली क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता, हम बैठे होते हैं और जब हम टीपीए डेस्क पे जाते हैं तो वो बोलते हैं सर अभी तो आपका बिल ही नहीं आया। फिर हम वापस जाते हैं नर्स के पास कि भाई अभी तक यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ। तो ये जानना ज़रूरी है कि आपका जो है डिस्चार्ज प्रोसेस कहाँ पे है। तो आप नर्सिंग स्टेशन पे चेक करिए, आपके एंड से क्लोज हो गया, वो बोलते हैं हाँ सर हमने क्लोज कर दिया, हमने अब वो आगे भेज दिया बिलिंग सेक्शन पे। और बिलिंग सेक्शन फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, वो वहीं टीपीए डेस्क के पास ही होता है या कोई साथ में रूम में होता है, जो कि आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। एक बार जब वो इंश्योरेंस कंपनी में चला जाता है तो फाइनली वहाँ से अप्रूवल जो है वो 2 से 3 घंटे के अंदर आ जाता है। तो ये जो है सारा प्रोसेस होता है जब आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है। अब दूसरा आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है वो होता है आपका प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन। अब प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन में भी शुरू का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। तो शुरू के प्रोसेस में क्या होता है कि भाई डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपके टेस्ट रिपोर्ट्स देखता है और बोलता है कि हाँ भाई ये तो आपको एडमिट करना पड़ेगा और उसके बाद आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। तो जब ये आप डॉक्टर जो है वो आपको लिख के देता है, तो उसके बाद आप जो है टीपीए डेस्क पे जाते हैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ, और वो बोलते हैं भी हमारे को जो है ये एडमिशन कराना है भाई 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, जैसा भी आपको कन्वीनियंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है टीपीए डेस्क जो है वो आपकी इंश्योरेंस डिटेल्स लेके, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और रिपोर्ट्स लेके वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भेजता है इनिशियल अप्रूवल के लिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप जो है टीपीए डेस्क भेज देगा। आप उनका नंबर अपने पास रख लीजिए और आप उनसे फ़ोन करके चेक कर सकते हैं कि भाई आपका अप्रूवल आ गया कि नहीं। अब अगर इनिशियल अप्रूवल आ गया तो इसका मतलब हाँ ये आपका जो ट्रीटमेंट है ये एडमिसिबल है और ये कैशलेस के अंदर क्वालिफाई करता है। तो ये हो गया आपका प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि जब आप किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे कि भाई आपका टाइप जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ नहीं है इस हॉस्पिटल का, तो इस केस के अंदर क्या होता है कि आपका कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं होता। इस केस में जो है वो रिम्बर्समेंट होता है। अब रिम्बर्समेंट के अंदर आपको क्या करना है और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो ये कि जब आपको या पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है तो डिस्चार्ज के टाइम पे आपको इंश्योर करना है कि जितनी भी ओरिजिनल रिसीट्स हैं, मतलब जो भी आपने पेमेंट करी है उसका ओरिजिनल बिल, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी आपके मेडिकल टेस्ट वहाँ पे हुए जिनका चार्ज जो आपके बिल में लगा हुआ है उनकी सारी रिपोर्ट्स। नंबर 3, डिस्चार्ज समरी रिपोर्ट जो डॉक्टर ने बना के आपको दी है। नंबर 4, इसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो सारे आपको जो है डिस्चार्ज होने के टाइम पे हॉस्पिटल से लेने हैं। क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे और आप जल्दी के चक्कर में या फिर आपको ध्यान नहीं देंगे तो होगा क्या कि आप डिस्चार्ज होके जो है वो पेमेंट करके आ जाएंगे, पर जब आप वो पैकेट बना के या आपको सबमिट करना होगा रिम्बर्समेंट के लिए तो वहाँ से फिर वो क्वेरी आने के चांसेस होते हैं कि भाई इसमें आपका बिल मिसिंग है, इसके अंदर मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं है, इसके अंदर फार्मेसी के बिल्स नहीं हैं। तो ये आप प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप जब भी डिस्चार्ज हो तो आप ओरिजिनल बिल्स
आपके मेडिकल रिपोर्ट्स, डिस्चार्ज समरी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके डिस्चार्ज हों। और उसके बाद अगर आप ये पूरी फाइल बना के, तो हर एक इंश्योरेंस कंपनी का एक रिम्बर्समेंट का फॉर्म होता है, आप वो फॉर्म लीजिए। छोटा सा फॉर्म होता है, 1 पेजर 2 पेजर मैक्सिमम। उस फॉर्म पे जो है उन्होंने सेक्शंस दिए होते हैं कि फार्मेसी का कितना बिल था, मेडिकल लैब टेस्ट का कितना बिल था, कंसल्टेशन का कितना था। तो वो आप अपने डिस्चार्ज समरी और जो आपका मेन बिल है वहाँ से आप वो इन्फॉर्मेशन लेके आप उस फॉर्म में भर सकते हैं और उसके बाद आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रख के करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको आपका जो क्लेम का जो पे आउट है वो टाइमली हो जाएगा। सो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव